So this is the question. Noman Limited issued 80,000 equity shares which were underwritten as follows. Mr. A 48,000 equity shares, B 20,000 equity shares and C 12,000 equity shares. The above mentioned underwriters made application for firm underwriting as follows. A 6,400 equity shares, B 8,000 equity shares and C 2,400 equity shares. The total application excluding firm underwriting है ये, but including marked application were for 40,000 equity shares. The marked applications were as under A 80,000, B 10,000 and C 40,000. The underwriting contracts provides that underwriters be given credit for firm application, मतलब उनको credit देना है separately, right? And that the credit for unmarked application be given in the proportion of the shares underwritten. You are required to show the allocation of liability. Workings will be considered as part of your answer. Okay, तो ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अभी हम लोग देखते हैं. ओके, दिख रहा है अभी सॉल्यूशन वाला भी स्क्रीन दिख रहा है सबको स्टूडेंट्स? यस सर. ओके फाइन. तो ये आप लोग कॉलम्स बना लीजिए, लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, और यू कैन से स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स. बेसिस लिखिए, पर्टिकुलर्स, बेसिस, ए बी एंड सी, इतने कॉलम्स ड्रॉ कर दीजिए. देन आई विल प्रोसीड फर्दर. And one of you please take the responsibility of indicating once your writing work is done. Okay, so please draw these columns: particulars, basis, A, B and C. Particulars, basis, A, B and C. Okay students, can I proceed further? Yes sir. Okay. Then नाउ इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले अपने को ग्रॉस लायबिलिटी लिखना है, और ग्रॉस लायबिलिटी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, राइट? और आपको इमेजिनेशन पता है ना, आपको इमेजिन करना है कि यू आर द कंपनी. आप कौन हो? कंपनी हो. क्या नाम है ये सब में आपका? नोमन लिमिटेड. नोमान लिमिटेड. ओके. और ये अंडरराइटर्स जो है वो आपके फ्रेंड्स हैं, उनका नाम क्या है बोलिए? एक्चुअली इसमें नाम बड़ा दिया है, बट वी विल कंसीडर इट एज ए बी एंड सी. क्या कंसीडर करेंगे? A B and C. ए बी एंड सी आर द अंडरराइटर्स. ओके, चलिए. तो अभी हम लोग लिखेंगे सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी, और ग्रॉस लायबिलिटी डायरेक्टली दिया हुआ है, राइट? कितना है? 48,000, 20,000 एंड 12,000. तो वही ग्रॉस लायबिलिटी आपको यहाँ पे लिख देना है, 48,000, 20,000 एंड 12,000, राइट? अभी ये ग्रॉस लायबिलिटी लिखने के बाद में जीरोस हटा दीजिए और यहाँ पे बेसिस में उनका रेशियो लिख दीजिए, राइट? तो रेशियो कितना आएगा? 48:20:12. ओके, so please write this step: gross liability, which is given directly 48,000, 20,000 and 12,000, right? And the ratio will be 48:20:12. 48:20:12. Okay students, done? Yes sir. The gross liability part. Okay, then again same. ग्रॉस लायबिलिटी का मतलब है कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है इतने इतने शेयर्स बेचने की, राइट? और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद इन लोग क्या करते हैं, कंपनी के पास से फॉर्म्स लेकर आते हैं और अपना अपना स्टैम्प लगाकर अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में और अपने अपने एरिया में वो फॉर्म्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट? और उसमें से जो लोग इंटरेस्टेड रहते हैं वो फॉर्म फिलअप करके कंपनी को देते हैं, राइट? अभी कंपनी के पास सब फॉर्म आते हैं एक साथ, राइट? तो कंपनी क्या करती है, उसमें से अलग अलग करती है कि ए के स्टैम्प वाला कितना आया, बी के स्टैम्प वाला कितना आया, सी के स्टैम्प वाला कितना आया, राइट?
और फाइनली एक और ट्रे लगाती है जिसमें ये देखती है कि बिना स्टैम्प वाला कितना आया, राइट। तो सबसे पहले हम लोग जो स्टैम्प वाला फॉर्म है उसको मार्क्ड एप्लीकेशन कहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो इसमें अपने को दिया है, क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, देखिए मार्क्ड एप्लीकेशन कितना था, राइट। द मार्क्ड एप्लीकेशन 8,000, 10,000 एंड 4,000, ओके। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि उतना लायबिलिटी इसका कम हो जाता है ना अंडर राइटर्स का। तो ए का 8,000 है, बी का 10,000 है और सी का 4,000 है, राइट। और मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद पोजीशन क्या है, ए का लायबिलिटी 40 है, बी का लायबिलिटी 10 है और सी का लायबिलिटी 8 है, राइट। इसे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ग्रॉस लायबिलिटी के बाद में क्या माइनस करना है, मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। मार्क्ड एप्लीकेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है, ए का 8,000 है, बी का 10,000 है और सी का 4,000 है, राइट। तो माइनस कर देंगे 8,000, 10,000 एंड 4,000। तो माइनस करने के बाद में बैलेंस क्या बचेगा, लायबिलिटी ए का 40 बचेगा, बी का 10 बचेगा और सी का 8 बचेगा, ठीक है। सो प्लीज कंप्लीट दिस स्टेप ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन। डन सर। ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, अनमार्क्ड लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन के लिए अपने को नोट बनाना है, राइट। और नोट में जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग, राइट। फ्रॉम अंडर राइटिंग को एक्सक्लूड करके कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है वो देखेगी, राइट। क्योंकि क्या होता है, फ्रॉम अंडर राइटिंग का ट्रीटमेंट हम लोग क्या करते हैं कि अगर सेपरेटली नहीं देना है तो ये जो अनमार्क्ड मिला है उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। और अगर सेपरेटली देने बोला है तो फिर स्टेटमेंट में जैसे जैसे इसमें किया है, देखिए इसमें सेपरेटली हम लोग ने उसका बेनिफिट उसको दे दिया है, राइट। इन शॉर्ट क्या होता है कि फॉर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट इनको मिलता ही है, राइट। अगर सेपरेटली नहीं देना है तो अनमार्क्ड कंसीडर करके अनमार्क में हम लोग ऐड करते हैं और उसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो वो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड हो जाता है फॉर्म अंडर राइटिंग। और अगर सेपरेटली देना है बोला है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन बोलते हैं। और जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट एक्चुअल बेसिस पे देते हैं ना, वैसे ही फर्म अंडर राइटिंग का भी बेनिफिट एक्चुअल बेसिस पे उनको मिल जाता है, राइट। दोनों केस में बेनिफिट तो मिलता ही है, राइट। अगर उसको अनमार्क्ड कंसीडर करने बोला है तो ये ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में उनको बेनिफिट मिलता है, और अगर सेपरेटली बेनिफिट देने बोला है तो एक्चुअल बेसिस पे उनको बेनिफिट मिलता है, ओके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालते हैं। अनमार्क्ड एप्लीकेशन कैसे निकलेगा, एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, क्वेश्चन में दिया हुआ है देखिए 40,000, राइट। द टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, राइट। अगर मान लीजिए ये इंक्लूडिंग होता तो मेरे को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ता, मैं इंक्लूडिंग लिखता, उसमें से फॉर्म अंडर राइटिंग माइनस कर देता ताकि मुझे एक्सक्लूडिंग मिल जाए, राइट। क्योंकि ये चैप्टर के लिए मेरा पर्पस ये है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग, राइट। तो इसमें डायरेक्टली एक्सक्लूडिंग फॉर्म अंडर राइटिंग दिया हुआ है 40,000 शेयर्स, राइट। तो मैंने वो 40 ले लिया, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे, राइट। तो मार्क्ड एप्लीकेशन मतलब इसका टोटल 8, 10 एंड 4, तो मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया 22, ओके। माइनस करेंगे तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गया 18,000, राइट। तो मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितना है, 18,000, राइट। अभी ये क्वेश्चन में बोला है कि फर्म अंडर राइटिंग का क्रेडिट सेपरेटली देना है, राइट। सी द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट द अंडर राइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, तो क्रेडिट देना है ना, तो इसके लिए हम उसको अनमार्क कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। अगर वो वैसे बोलता था कि उनको क्रेडिट नहीं देना है तो जैसे हम लोग ने पिछले सम्स में सॉल्व किए थे, मैं फर्म अंडर रेटिंग को इधर ऐड कर देता, ओके। जो भी टोटल आता वो मेरा टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो जाता और वो मैं रेशियो में डिवाइड करता, राइट। अभी यहाँ पे क्योंकि इसके लिए उन्होंने बोला है कि टू बी गिवन, राइट, दैट द अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट द अंडरराइटर्स बी गिवन क्रेडिट, राइट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्म अंडरराइटिंग नहीं लिख रहे हैं जैसे कि पहले क्वेश्चंस में लिखते थे, राइट। तो अभी यही जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन है 18,000, यही अनमार्क्ड एप्लीकेशन को मैं बांट दूंगा कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, राइट। ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो हम लोग ने निकाला है 48:20:12, सो दैट विल कम टू 18,000 इंटू 48/80, 10,800, 18,000 इंटू 20/80, 4,500, 18,000 इंटू 12/80, 2,700, राइट। तो ये मेरे को मिल गया डिस्ट्रीब्यूशन अनमार्क्ड एप्लीकेशन का। तो ये मैं माइनस कर दूंगा 10,800, 4,500 एंड 2,700, और माइनस करने के बाद में मेरा लायबिलिटी बचेगा
29,200, 5,500 एंड 5,300। ठीक है, ये हो गया मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन। आपको सिर्फ एक पॉइंट नोट ये करना है कि पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को भी ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालने के बाद ऐड कर लेते थे और फिर उसको हम लोग टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन कहते थे और उसको ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड करते थे, राइट। वो स्टेप अभी ये क्वेश्चन में हम लोग नहीं कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? ये वाला रीज़न है, द अंडर राइटिंग कॉन्टैक्ट प्रोवाइड्स दैट अंडर राइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, राइट। तो अपने को फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट उनको सब देना है, यानी सेपरेटली देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये नोट नंबर 1 लिख लीजिए अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकालने के लिए। नोट नंबर 2 लिख लीजिए उसका डिस्ट्रीब्यूशन निकालने के लिए। पहले ये 2 नोट लिखिए, देन आई विल कम एंड आई विल शो यू दिस जहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है, राइट। फर्स्ट राइट दिस 2 नोट। One is the calculation of unmarked application and second is the distribution of unmarked application. Students done this point number 1 and point number 2? Yes, sir. ओके, और सेम यही चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है अनमार्क्ड एप्लीकेशन, और ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन को यहाँ पे लिख देने का कि कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में डिवाइड किया है, राइट। और अनमार्क्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद में मेरा पोजीशन ये है, ए का लायबिलिटी 29,200 है, बी का 5,500 है और सी का 5,300 है। सर, हाँ बोलिए। लेकिन आपने बोला था कि अगर सेपरेटली रहेगा तो एक्चुअल लेने का है। फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल लेना है ना, तो अभी मैं फर्म अंडर राइटिंग पे नहीं आया हूँ। अनमार्क्ड एप्लीकेशन तो अपने को रेशियो में ही डिवाइड करना पड़ेगा ना। अनमार्क्ड एप्लीकेशन एक्चुअल कैसे लेंगे हम लोग, क्योंकि अनमार्क्ड का मतलब क्या है हमको पता ही नहीं है किसका स्टैम्प है। आप समझे ना मैं क्या जो बोल रहा हूँ? ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है ना, दिस स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद फर्म अंडर राइटिंग, राइट। इट इज नॉट रिलेटेड विद अनमार्क्ड एप्लीकेशन। समझ में आया? हेलो? हाँ सर, समझा। ओके, चलिए हो गया, यहाँ तक लिख लिया सभी लोगों ने? हाँ। ओके, वेरी गुड। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते थे पता है, ये जो फर्म अंडर राइटिंग दिया हुआ है ना, ये फर्म अंडर राइटिंग हम लोग क्या करते थे कि ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन लिखा है, राइट, इसी के नीचे लिख के टोटल अनमार्क्ड एप्लीकेशन निकाल देते और फिर उसको डिवाइड कर देते, राइट। तो वो केस में क्या होता था कि हम लोग ने फर्म अंडर राइटिंग को क्या कंसिडर किया है, अनमार्क्ड कंसिडर किया है, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी ये क्वेश्चन में बोला है कि द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट अंडर राइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, राइट। तो ये फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट अभी उनको अपने को देना है, तो इसीलिए अभी हम लोग फर्म अंडर राइटिंग को क्या करेंगे, एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करेंगे, राइट। तो एक्चुअल बेसिस का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल फर्म अंडर राइटिंग किसका कितना है, राइट। तो यहाँ पे दिया है ना मेरे ख्याल से, द अबव मेंशन अंडर राइटर्स मेड एप्लीकेशन फॉर फर्म अंडर राइटिंग, ए का 6,400 है, बी का 8,000 है और सी का 2,400 है, राइट। तो ये हम लोग अभी एक्चुअल बेसिस पे उसको फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट दे देंगे, राइट। तो 6,400, 8,000 और 2,400 माइनस करेंगे और यहाँ पे लिखने का एक्चुअल, यहाँ पे क्या लिखने का एक्चुअल, राइट।
6,400, 8,000 एंड 2,400, राइट। ये एक्चुअल, अभी तक हम लोग ने इसके पिछले क्वेश्चंस में कभी भी एक्चुअल बेसिस पे फर्म अंडर राइटिंग को डिवाइड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि उसमें बोला था कि अंडर राइटिंग का बेनिफिट सेपरेटली नहीं देना है, तो इसीलिए हम उसको क्या कंसीडर करते थे, अनमार्क्ड कंसीडर करते थे, यहाँ पे ऐड कर देते थे और ये ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड कर देते थे, राइट। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में बोला है कि अपने को कंसीडर करना है, इसीलिए मैंने फर्म अंडर राइटिंग को एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड कर दिया, और ये स्टेप करने के बाद में मेरा आंसर आया, इसका लायबिलिटी 22,800 है, ये ज़्यादा बेच चुका है 2,500, और इसका लायबिलिटी 2,900 है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ये वाला स्टेप क्यों क्यों इंक्लूड हुआ वो क्लियर है ना? हेलो, सर एक बार फिर से रिपीट करो। हाँ, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि फर्म अंडर राइटिंग, मैंने अंडरलाइन भी किया है, देखिए, द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड दैट अंडर राइटर्स बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, राइट। मतलब फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट उनको देना है, राइट। इसीलिए हम उनको फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट बेनिफिट दे रहे हैं, राइट, एक्चुअल बेसिस पे, राइट। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता दैट, जैसे पहले क्वेश्चंस में लिखा होता था कि द अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स दैट अंडर राइटर्स नॉट टू बी गिवन क्रेडिट फॉर फर्म एप्लीकेशन, अगर ये नॉट टू बी गिवन बोलता तो मैं इसको यहाँ पे एक्चुअल बेसिस पे माइनस नहीं करता, मैं इसका टोटल निकालता था, और वो टोटल यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन के नीचे लिख देता था, फर्म अंडर राइटिंग इतना, फिर वो जो टोटल आता था उसको मैं डिवाइड कर देता था यहाँ पे, मतलब मेरा लेस फर्म अंडर राइटिंग सेपरेटली यहाँ पे नहीं दिखता था, नहीं। आप अगर नोटबुक में बाद में रेफर करेंगे तो देखेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में फर्म अंडर राइटिंग का सब्ट्रैक्शन एक्चुअल बेसिस पे कहीं भी नहीं हुआ है, कहीं भी इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि उसमें बोला गया था कि फर्म अंडर राइटिंग का क्रेडिट या बेनिफिट नहीं देना है करके, सेपरेटली नहीं देना है। क्लियर है? हेलो, यस सर। ओके, शैल आई प्रोसीड फर्दर? ये लिख लिया आप लोग ने फर्म अंडर राइटिंग? यस सर। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या याद रखना है पता है कि अगर फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट सेपरेटली नहीं देने बोला है ना, तो उसको अनमार्क्ड एप्लीकेशन में ऐड कर देने का टोटल को, और वो जो दोनों का टोटल आएगा उसको ग्रॉस लायबिलिटी में डिवाइड कर देने का, एक चीज़ जो हम लोग ने इसके पिछले सम तक किया है, राइट। और सेकेंड चीज़, अगर फर्म एप्लीकेशन अंडर राइटिंग का बेनिफिट सेपरेटली देने बोला है तो फिर उसको अनमार्क्ड में ऐड नहीं करने का, उसको जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन कंसिडर हम लोग करते हैं ना, तो मार्क्ड एप्लीकेशन को जैसे एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करते हैं उसी तरह फर्म अंडर राइटिंग को भी एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करेंगे। ये दो ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, यस सर। फाइन, यहाँ तक लिख लिया सभी लोगों ने? यस सर। ओके, अभी पोजीशन क्या है भूलिए। ए को कितना शेयर खरीदना पड़ेगा? 22,800। बी ने कितना ज़्यादा बेचा है? 2,500। 2500। और सी को कितना खरीदना पड़ेगा? 2900। 900। वेरी गुड। अभी ये लोग आपस में कैसे रहते हैं? दोस्त के जैसे रहते हैं कि दुश्मन के जैसे रहता है? उसके जैसे। दोस्त के जैसे रहते। तो क्या मतलब, कैसे दोस्ती निभाते हैं वो लोग? अरे बोलिए। जिसने ज्यादा शेयर बेचा है उसको आपस में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, जिसने ज़्यादा शेयर बेचा है वो उसका बेनिफिट बाकी लोगों को दे देता है, राइट। और कौन से रेशो में देता है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। कौन से रेशो में? ग्रॉस लायबिलिटी। ओके, अभी इसमें किसने ज़्यादा बेचा है बोलिए मुझे? बी ने। बी ने ज़्यादा बेचा है, तो वो बेनिफिट किसको देगा? ए एंड सी। ए एंड सी को। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? सरप्लस ऑफ बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ए एंड सी। रेशियो क्या आएगा? 48:12। 48:12, राइट। और यहाँ पे एक वर्किंग बनाने का कितना एक्स्ट्रा बेचा है उसने? 2,500 ना। तो 2,500 को किस में डिवाइड करना है? 48:12 में। दैट इज 2,500 इंटू 48/60 एंड 2,500 इंटू 12/60, राइट। तो ये मैंने सरप्लस बांट दिया, ये सरप्लस यहाँ पे मैं माइनस कर दूंगा, इसके लिए माइनस, इसके लिए भी माइनस, और इधर हम लोग प्लस कर देंगे ताकि इसका ज़ीरो हो जाए, राइट। और इसके बाद में मेरा पोजीशन ये रहेगा, नेट लायबिलिटी,
राइट। तो सबसे पहले ये वर्किंग नोट आप लोग लिख लीजिए कि सरप्लस को कैसे बांटा है। ठीक है, ये सरप्लस को कैसे बांटा है वो सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देना है। ए को 2000 का बेनिफिट मिला, इसको 500 का बेनिफिट मिला, और इधर प्लस कर दीजिए, और उसके बाद में ये स्टेप कंप्लीट कर दीजिए 2800 एंड 2400। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा नेट लायबिलिटी कंप्लीट हो जाएगा। आप नेट लायबिलिटी पहले लिख लीजिए, नेट लायबिलिटी तक हो जाएगा तो प्लीज़ मुझे इंडिकेट कीजिए कि लिख लिया करके। डन सर। ओके, फाइनली क्या करना है, अभी नेट लायबिलिटी क्या आया, ए को 20,800 खरीदना पड़ेगा, बी को कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा, और सी को 2,400 खरीदना पड़ेगा। ये तो इसका नेट लायबिलिटी का मतलब होता है आउटसाइड लायबिलिटी, राइट। लेकिन उन्होंने जो कंफर्म बोला है वो तो ऐड करेंगे ना। कंफर्म ए ने कितना बोला था 6,400, बी ने कितना बोला था 8,000, और सी ने कितना बोला था 2,400, राइट। तो वो हम लोग ऐड कर देंगे, जो कि पहले भी ऐड करते आए, राइट। तो इस ये ऐड करने के बाद में अपने को टोटल लायबिलिटी पता चल जाएगा ए का, बी का और सी का। इजी है ये चैप्टर कंपैरेटिवली, यही फॉलो करना है। डन स्टूडेंट्स? डन सर। ओके, चलिए अभी ये क्वेश्चन में कोई जर्नल एंट्री वगैरह पूछा नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है जर्नल एंट्री का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं सेम पैटर्न का, जिसमें अपने को बेनिफिट सेपरेटली देने बोला होगा, राइट। दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 8। सो आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Delta Limited issued 25 lakh equity shares of rupees 10 each at par. 7 lakh shares were issued to the promoters, and the balance offered to the public was underwritten by 3 underwriters P, Q and R in the ratio of 2:3:4, with firm underwriting of 50,000, 60,000 and 70,000 shares respectively, right. Total subscription was 13,88,000 shares including marked application and excluding firm underwriting, मतलब firm underwriting इसमें included नहीं है, right. Marked application were as follows: P 3 lakh, Q 3 lakh 50 and R 4 lakh 50. Unmarked and surplus application to be distributed in the gross liability ratio. बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन सेपरेटली, जैसे इसमें भी बोला है ना, बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन सेपरेटली, राइट, एज सर्टन द लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। ओके, तो अभी इसको हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनेगा, right? तो सबसे पहले ये कॉलम्स ड्रॉ कर लीजिए। स्टेटमेंट शोइंग लायबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, पर्टिकुलर्स, बेसिस पी, क्यू एंड आर। ओके, अगेन आपको इमेजिन क्या करना है, दैट यू आर द कंपनी, राइट। तो ये क्वेश्चन में आपका नाम क्या है, बोलिए।
डेल्टा लिमिटेड, वेरी गुड। एंड अंडर राइटर्स आर योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स हैं अंडर राइटर्स, क्या नाम है उनका? हेलो, P, Q and R, very good. So just draw the columns. Statement showing liability of underwriters, particulars, basis P, Q and R. Then students, once these columns are done, please indicate me done so that I can proceed further. हेलो, डन सर। ओके। चलिए अभी सबसे पहले ग्रॉस लायबिलिटी लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट वी हैव टू राइट द ग्रॉस लायबिलिटी, राइट। तो देखिए क्वेश्चन में जाते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी के बारे में क्या बोला है देखते, राइट। देखिए अभी यहाँ पे टोटल 25 लाख शेयर्स है, लेकिन 25 लाख में से 7 लाख शेयर्स जो है वो प्रमोटर्स ने खुद ने खरीदा है, राइट। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोटर्स? प्रमोटर्स किसे कहते हैं? जो कंपनी को इनिशिएट करते हैं, मतलब कंपनी फॉर्म करने का सबसे पहले जिनको आइडिया आता है और जो मेहनत करते हैं कंपनी स्टार्ट करने के लिए, उनको प्रमोटर्स कहते हैं, राइट। तो 25 लाख में से 7 लाख शेयर्स वो खुद ही खरीद रहे, राइट। इसका मतलब बैलेंस, यहाँ पे बोला ना बैलेंस ऑफर टू द पब्लिक, राइट। तो डायरेक्टली हम लोग वर्किंग नोट बना देंगे पहले एक। नोट नंबर 1, देखिए टोटल 25 लाख शेयर्स है, राइट। लेकिन 25 में से 7 लाख प्रमोटर खुद खरीद रहे, इसका मतलब पब्लिक को कितना शेयर दे रहे हैं? 18 लाख, राइट। और ये 18 लाख शेयर्स जो है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? उन्होंने बोला है 2:3:4 में, राइट। तो 18 लाख को हम लोग ने क्या किया है? 2:3:4 में डिवाइड किया है। दैट इज 18 लाख इंटू 2/9 विच कम्स टू 4 लाख, 18 लाख इंटू 3/9 विच कम्स टू 3 लाख, एंड 18 लाख इंटू 4/9 विच कम्स टू 8 लाख, राइट। तो ये पहले नोट नंबर 1 बना दीजिए। क्यों बनाना पड़ रहा है? क्योंकि जितने टोटल है 25, उसमें से 7 लाख प्रमोटर ने लिया है, इसका मतलब पब्लिक को 18 लाख ही दिया है, राइट। और 18 लाख कौन से रेशियो में मतलब इन्होंने जिम्मेदारी लिया है वो भी दिया हुआ है, राइट। तो 18 लाख इंटू 2/9, 18 लाख इंटू 3/9 एंड 18 लाख इंटू 4/9। सो प्लीज कीप डू दिस स्टेप फास्ट। नोट नंबर 1 लिखिए, और यही जो नोट नंबर 1 आपका लिख के हो जाएगा, देन टेल मी, यही हमारा क्या है? ग्रॉस लायबिलिटी है, ठीक है। डन सर। ओके, अभी इसी को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ग्रॉस लायबिलिटी 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। जो मेरे को यहाँ पे आंसर मिला ना, यही सेम यहाँ पे ग्रॉस लायबिलिटी करके लिख देना है। और रेशियो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 2:3:4। तो 2:3:4 का रेशियो लिख दिया मैंने, ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो। ठीक है स्टूडेंट्स। यस डन, शैल आई प्रोसीड फर्दर? यस सर। ओके, अभी सेम मार्क्ड एप्लीकेशन का कहानी आपको पता है। ये लायबिलिटी लेने की या ये जिम्मेदारी लेने के बाद में ये लोग सो नहीं जाते हैं, राइट। कंपनी के पास से फॉर्म कलेक्ट करते हैं और अपने अपने कॉन्टैक्ट्स में और अपने अपने एरिया में अपने स्टैम्प लगाकर वो फॉर्म्स को बांटते हैं। उसमें से कुछ लोग वो फॉर्म को फिल करके कंपनी में देते हैं, और कंपनी के पास सारे फॉर्म एक साथ आते हैं, तो कंपनी क्या करती है? वो फॉर्म को सेग्रीगेट करती है,
मतलब 3 ट्रे रखती है, एक पी के नाम वाला, एक क्यू के नाम वाला और एक आर के नाम वाला, राइट। और फॉर्म्स उसमें एक एक करके डालते जाते हैं। लास्ट में पता चलता है कि पी के स्टैम्प वाला कितना आया, क्यू के स्टैम्प वाला कितना आया और आर के स्टैम्प वाला कितना आया, राइट। तो उसको कहते हैं मार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। तो उसको हम लोग माइनस करते हैं। तो अभी इसमें देखिए कि मार्क्ड एप्लीकेशन के बारे में क्या बोला है, राइट। तो यहाँ पे दिया देखिए, द मार्क्ड एप्लीकेशन वेर एज फॉलोज, पी 3 लाख, क्यू 3 लाख 50 एंड आर 4 लाख 50, राइट। तो वो अपने को माइनस करना है, पी का इतना है, क्यू का इतना है और आर का इतना है, राइट। और माइनस करने के बाद में इनका लायबिलिटी कम हो जाता है। इसका लायबिलिटी अभी 1 लाख बचा है, इसका 2 लाख 50 बचा है और इसका 3 लाख 50 बचा है। ओके, सो प्लीज डू दिस स्टेप ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन। ओके, डन स्टूडेंट्स, मार्क्ड एप्लीकेशन। यस सर। ओके, अभी नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होता है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। तो अनमार्क्ड एप्लीकेशन अपने को निकालना पड़ता है। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक ट्रे कंपनी ने वो भी रखा रहता है जिसमें किसी का भी स्टैम्प नहीं है, ऐसे फॉर्म्स रखे होते हैं, राइट। तो उसको कहते हैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन, राइट। और उसका बेनिफिट जो है कंपनी इन लोगों को दे देती है, कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, राइट। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं वो निकालना पड़ता है, राइट। तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हमेशा एप्लीकेशन रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग लेना है, राइट। और क्वेश्चन में भी मेरे ख्याल से डायरेक्टली एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग ही दिया हुआ है, राइट। तो एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग 13,88,000 है। तो 13,88,000 एक्सक्लूडिंग फ्रॉम अंडर राइटिंग हो गया। इसमें से क्या माइनस करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन को माइनस कर देंगे, राइट। तो मार्क्ड एप्लीकेशन मेरा माइनस हो जाएगा 11 लाख, जो कि वो तीनों का टोटल है। तो मेरा अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गया 2,88,000, राइट। तो यही अनमार्क्ड एप्लीकेशन हम लोग 2,88,000 ही जो है वो क्या करेंगे, इन लोग तीनों में बांट देंगे। अगेन रीजन सेम है, इसमें मैं अनमार्क्ड एप्लीकेशन में मैं फर्म अंडर राइटिंग नहीं लिख रहा हूँ। रीजन क्या है कि उन्होंने बोला है कि बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग सेपरेटली देना है, राइट। तो अगर सेपरेटली देना है तो उसको हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, मार्क्ड एप्लीकेशन कंसीडर करते हैं, अनमार्क्ड नहीं कंसीडर करते। इसीलिए हम लोग उसको इसके नीचे नहीं लिखते हैं, राइट। सिर्फ जो ये आंसर आया ये डायरेक्टली यहाँ पे आपको बांट देना है ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, राइट। तो ये यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया है, राइट। और यही डिस्ट्रीब्यूशन बाद में हम लोग स्टेटमेंट में लिखेंगे, राइट। तो पहले आप नोट नंबर 2 और 3 लिख लीजिए, राइट। इफ यहाँ तक लिखने के बाद डन बोलिए तो ये कैसे लिखा है वो मैं दिखा दूंगा आपको। क्लियर है, आई होप चीज़ें समझ में आ रही है अभी आप लोगों को, बिकॉज ये लास्ट क्वेश्चन है ये वाले चैप्टर का। नेक्स्ट टाइम हम लोग नया चैप्टर करेंगे एंड दैट इज़ नॉट देयर फॉर BMS वाले लोग के लिए नहीं है वो चैप्टर, ओनली फॉर BAF इट इज़ देयर। Okay students, waiting for your confirmation. Once you finish writing this, please tell me it is done. डन सर। Okay, अभी यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन 2:3:4, राइट। और जो कैलकुलेशन आया वो लिख दिया और माइनस करने के बाद में ये मेरा पोजीशन है। ठीक है, डन सर। ओके। अभी अगेन सेम फर्म अंडर राइटिंग के बारे में, राइट। तो फर्म अंडर राइटिंग बेनिफिट सेपरेटली देने बोला है ना, तो उसको क्या कंसीडर करने का, मार्क्ड एप्लीकेशन। और मार्क्ड एप्लीकेशन कंसीडर करके उसका बेनिफिट एक्चुअल बेसिस पे देने का, राइट। तो इनका कितना है फर्म अंडर राइटिंग,
फर्म अंडर राइटिंग यहाँ पे देखिए 50, 60 एंड 70, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअल बेसिस पे 50, 60 एंड 70, ठीक है ना। आपको भी डिफरेंस पता चला दोनों में। मान लीजिए ये अगर उन्होंने बेनिफिट सेपरेटली देने नहीं बोला होता तो उस केस में हम लोग क्या करते, उस केस में हम लोग ये जो अनमार्क्ड एप्लीकेशन आया है ना उसमें ये फर्म अंडर राइटिंग का टोटल कर देते और टोटल जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे और वो टोटल ऐड करने के बाद जो नंबर आता है वो बांट देते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है कि उसको हमने अनमार्क्ड कंसीडर किया, राइट। और अगर अनमार्क नहीं कंसीडर करने बोला है तो मार्क कंसीडर करने बोला है तो हम लोग यहाँ पे उसका बेनिफिट सेपरेटली, जैसे मार्क्ड एप्लीकेशन को एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना उसी तरीके से फर्म अंडर राइटिंग को भी एक्चुअल बेसिस पे डिवाइड करते हैं। दिस इज द ओनली व्हाट यू कॉल कंसेप्ट as far as firm underwriting is concerned. I hope it is clear to everyone. Hello. यस सर। ओके, तो ये फर्म अंडर राइटिंग को एक्चुअल बेसिस पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और जो आंसर आता है वो लिख लीजिए, लेस फर्म अंडर राइटिंग एक्चुअल बेसिस पे। ठीक है, चलिए अभी मुझे कोई बताइए फर्म अंडर राइटिंग माइनस करने के बाद क्या पोजीशन है। somebody please explain me what is the position. पी ने 14,000 ज्यादा शेयर्स बेचे हैं। वेरी गुड। और क्यू ने, क्यू को कितना खरीदना पड़ेगा 94,000। और आर को कितना खरीदना पड़ेगा 1,52,000। वेरी गुड। तो ये लोग आपस में कैसे रहते हैं, दोस्त के जैसे। दोस्त की। उत्कर्ष का अकेले का आवाज आ रहा है मुझे, बाकी के लोग प्रेजेंट है क्या? प्रियंका इज प्रेजेंट? यस सर। हाँ, आप मुझे आंसर दीजिए, ये लोग आपस में कैसे रहते हैं? भाई भाई के जैसे। भाई भाई या दोस्त के जैसे, ठीक है ना। तो दोस्ती कैसे निभाते, आइसक्रीम खिला के? अपना सरप्लस उनके साथ बांट के। वेरी गुड। तो इसमें किसका सरप्लस है? पी का। पी का सरप्लस है, वेरी गुड। तो पी अपना सरप्लस किसके साथ में बांटेगा? क्यू एंड आर। क्यू एंड आर के साथ में। कौन से रेशियो में? ग्रॉस रेशियो। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, वेरी गुड। Yes. So I hope the concept is clear. See, I am purposely asking each and everyone so that I am at least satisfied that I had delivered whatever I was planning to deliver. Right? चलिए, तो अभी ये सरप्लस को बांट देंगे हम लोग। इसके लिए एक नोट बनाएंगे हम लोग यहाँ पे क्यू एंड आर के बीच में वो 14,000 का सरप्लस बटेगा 3:7 में, राइट। तो ये वाला रेशियो आप लोग लिख लीजिए, नोट नंबर 4 लिख लीजिए। क्यू एंड आर में हम लोग ने सरप्लस को बांटा है, बांटने का अमाउंट आया है 6,000 8,000, राइट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 6,000 एंड 8,000, राइट। इधर 6,000 एंड 8,000 इन लोग में माइनस हो जाएगा और इसका प्लस हो जाएगा, राइट। और उसके बाद में मेरा पोजीशन ये होगा, नेट लायबिलिटी वाला पोजीशन। चलिए, नेहा इज प्रेजेंट? हेलो, नेहा प्रेजेंट है क्या फ्रॉम BMS? नहीं है। देन वन मोर स्टूडेंट इज प्रेजेंट। I don't remember the name. हेलो। यस सर। हाँ, आपका नाम भूल गया मैं, आई एम सॉरी। साक्षी। हाँ, साक्षी। साक्षी, मेरे को क्या है ना, स्क्रीन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, इसके लिए ये प्रॉब्लम होता है। साक्षी, मुझे ये नेट लायबिलिटी का क्या पोजीशन है, समझाइए जरा। नेट लायबिलिटी हम लोग ने सरप्लस हम लोग ने उनको डिवाइड करने के बाद हम लोग ने माइनस किया, तो हाँ। नेट लायबिलिटी पी का आया 0 क्योंकि हम लोग ने डिवाइड किया है, तो वहाँ पे प्लस 14,000 आएगा। और हाँ। 6,000 और 8,000 3:4 में डिवाइड हुआ है, तो ओके। उसको 94,000 में से 6,000 माइनस करें तो 88
फिर हाँ 1,52,000 से 8,000 माइनस करें तो 1,44,000 आए। ओके, मतलब ये नेट लायबिलिटी का मतलब पोजीशन क्या है मुझे बताइए अभी। इसका पोजीशन अभी 0 है, 88,000 है और 1,44,000। हाँ ये जीरो का मतलब क्या हुआ? ये जीरो का मतलब है कि अभी इसका जो एक्स्ट्रा था वो चला गया और अभी इसका जो फर्म अंडर राइटिंग है वो ऐड होगा हाँ और इसका वो भी हम कुछ भी लोग बाद में लायबिलिटी फर्म नहीं अंडर बचेगा। राइटिंग पे बाद में आएंगे। ये जीरो का मतलब क्या है कि पी को कुछ खरीदना नहीं है, राइट? और हाँ, क्यू को कितना खरीदना है? 88। 88,000, और आर को कितना खरीदना है? 1,44,000। 144। ये तो नेट लायबिलिटी से रिलेटेड हो गया, राइट? लास्ट में जो उन्होंने कंफर्म बोला था वो ऐड कर देंगे, हाँ, ठीक है ना? तो पी ने कितना कंफर्म बोला था? 50,000, 50। क्यू ने कितना बोला था? और 60,000, आर ने कितना बोला था? 70,000। 70, राइट? तो ये टोटल लायबिलिटी दोनों ऐड करने के बाद अपने को मिल जाएगा। दैट्स ऑल, दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस चैप्टर, राइट? यस सर। और कल मेरे ख्याल से उत्कर्षा ने है ना वो क्या कहते हैं जर्नल एंट्री का स्टेप्स पूछा था, मैं राइट? यस सर। हाँ, तो आप आपके पास है ना पेन है ना अभी? यस सर। तो उसका स्टेप आप लिख दीजिए। पीयूसी पता है ना? अरे गाड़ी का पीयूसी कराते पता है कि नहीं पता है? यस सर। हाँ, तो वो वैसे स्टेप लिखिए। पी, पहला स्टेप पी, दूसरा स्टेप यू, तीसरा स्टेप सी लिखिए। लिखा? मैं दिखाऊँ यहाँ पे आपको? एक मिनट रुकिए, मैं सर ये इसी स्क्रीन। चैप्टर का है ना? हाँ हाँ, वो जर्नल एंट्री मतलब वो बोल रहे थे ना कि सर उसका स्टेप क्या है, तो देखिए ओके वो सर। वो टाइम पे मेरे पास कुछ मैंने नहीं। पी का मतलब क्या है? जो पब्लिक को इशू किया ना उसका एंट्री करना है, क्लियर है? यू का मतलब है जो अंडर राइटर्स को इशू किया है उसका एंट्री करना है। यही सीक्वेंस में किए थे ना हमने। यस सर। और सी का मतलब होता है कमीशन ड्यू का एंट्री करना है, कमीशन ड्यू, राइट? तो ये हो गया पीयूसी। और बाद में पी का मतलब है पेमेंट का एंट्री। किसका एंट्री? पेमेंट। और पेमेंट में आपको देखना होगा कि जो जो उनका उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उतना उससे अपने को खरीदना पड़ेगा ना, उतना पैसा उससे लेना पड़ेगा। आई होप यू रिमेंबर द सेटलमेंट पार्ट व्हेन वी डू डिड द पेमेंट एंट्री, राइट? ये आप यस सर। ये वर्ड याद रखिए, पी यू सी पी। यस सर। क्लियर है? ये कल आपने मेरे को बोला तो फिर उसके बारे में मैंने सोचा, मैंने बोला कि बच्चे लोग को अभी ये आदत हो गया इसका, है ना? यस सर। ठीक है, लिख लिया ये? हाँ सर, लिख लिया। चलिए, सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू एवरीवन। यस सर। ओके, और जितने मैंने कराए उतने करेंगे काफ़ी है। और टेक्स्ट बुक आप लोगों के पास टेक्स्ट बुक है सभी लोगों के पास? यस सर। उसके पीछे कुछ पेपर्स हो गए देखिए, दो एक या दो, क्योंकि मेरे पास है नहीं बैफ का टेक्स्ट बुक फिलहाल घर पे। तो उसमें से देखिए आपको सॉल्व करने आ रहा है क्या, या उसमें कुछ आपको कुछ अलग दिख रहा है क्या हर एक चैप्टर से रिलेटेड? तो अगर कुछ अलग दिखता है तो आप पूछ सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, डन? डन सर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली इट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। एनीबडी इज हैविंग टेक्स्ट बुक राइट नाउ? हेलो, किसी के पास टेक्स्ट बुक है अभी? नहीं यस सर। सर। हाँ, मुझे बताइए चैप्टर कौन सा है, उसमें लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज है 99%। सिंस मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है मुझे खाली कंफर्म करना है। हाँ सर, वही है। पहला चैप्टर क्या है बोलिए आप लोगों का? अंडर राइटर्स। अंडर राइटिंग, वो कर लिया हमने अभी। यस सर। सेकंड चैप्टर क्या है बोलिए? बाय बैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स भी कर लिया, हम्म। ठीक है। तीसरा चैप्टर क्या है बोलिए? अमालगमेशन। अमालगमेशन भी कर लिया। यस सर। चौथा चैप्टर क्या है बोलिए? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी कर लिया। यस सर। और पांचवा चैप्टर क्या है बोलिए? लिक्विडेशन। लिक्विडेशन बाकी है, ठीक है। यस सर। और जो मैं आपको वीडियोस भेजता हूँ ना उसके वो जब वीडियो चालू होता है तो उसके प्ले लिस्ट में अगर आप जाएंगे ना तो प्ले लिस्ट में आपको ये सभी के वीडियोस मिल जाएंगे। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, बाईबैक ऑफ शेयर्स
और अंडर राइटर्स का तो मैं अभी डाल रहा हूँ, राइट। तो वहाँ पे आपको वो प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएंगे अगर आपको इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन रिवाइज करना है तो, बिकॉज ये सब चैप्टर है ना, बाई बैक, इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन, इट इज़ कॉमन विद TY BCom। तो मैंने TY BCom को रिवीजन कराया ना, तो वो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, राइट। और वो रिवीजन का मैंने सम का नाम दिया है R1 R2 ऐसा, राइट। तो इफ़ you want you can go and refer over there, and it will help you in revising the chapters. Fine, students? Yes, sir. Okay, thank you. Good Thank you, night. sir. Take care.